अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मटेरियल ट्रीटमेंट, यानी आपके मोल्ड के मटेरियल के ऊपर कौन कौन सी मटेरियल ट्रीटमेंट होती है। और इस वीडियो के अंदर हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हार्डनिंग इज़ अ मेटलर्जिकल मेटल वर्किंग प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द डिज़ायर रिजल्ट फ्रॉम स्टील। ठीक है, एक प्रोसेस है हार्डनिंग। ठीक है, इससे आप सब वाकिफ़ होंगे जो लोग भी टूल डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली वो और जो भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और उसके प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं या उससे रिलेट करते हैं, उन्हें पता होगा कि हार्डनिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, हार्डनिंग एक प्रोसेस है जिससे हमें क्या होता है कि हम अपने डिज़ायर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रीटिंग वर्क्स बाय ऑल्टरिंग द शेप एंड अलाइनमेंट ऑफ मेटल्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। होता क्या है कि जब आप ट्रीटिंग करते हैं किसी भी स्टील के साथ, तो उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। उसमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो अलाइनमेंट होती है वो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। द चेंजिंग ऑफ द मेटल प्रॉपर्टीज अकर्स व्हेन अ मेटल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। मेटल के अंदर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो कब अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, जब हम मटेरियल को हाईली जो है वो टेम्परेचर पर जो है वो गर्म करते हैं, तब उसके अंदर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिफॉर्म होता है, चेंज होता है। और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है यानी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो जाती है। ऐसे क्यों करते हैं और उससे हम क्या हासिल करते हैं? Heat treatment is an important process in the refining and petrochemical industry. It gave us the ability to alter the metallurgical characteristic of steel and equipment to better suit their intended application. आप किसी भी मेटल को उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि आपने इसको किस जगह पे यूज़ करना है, उसका वहाँ पे क्या काम है, आया कि वहाँ पे आपको हार्ड मटेरियल चाहिए, ब्रिटल मटेरियल चाहिए या मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी चाहिए, ये उसकी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको स्टील के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हम हार्डनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करके मटेरियल के अंदर ऐसी एबिलिटी प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें हार्ड मटेरियल यूज़ करना होता है। कुछ जगहों पर हमने स्टील के अंदर जो है वो टफनेस ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ जगहों पे हमें ब्रिटलनेस चाहिए होती है। तो ये डिपेंड करता है कि फंक्शनैलिटी क्या है, उस मटेरियल से आप डिज़ायर आउटकम क्या लेने जा रहे हैं। ये आउटकम जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से। ठीक है, अच्छा, ऑफन टाइम दिस मीन्स ऑल्टरिंग अ मटेरियल हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हार्डनेस बेसिकली क्या है। हार्डनेस, टफनेस और ब्रिटलनेस बेसिकली या डक्टिलिटी क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हार्डनेस का मतलब है कि किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस है किस चीज़ की, स्क्रैचिंग की। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर आप मटेरियल को स्क्रैच आउट करते हैं और वो अगर स्क्रैच आउट नहीं हो रहा, दैट्स मीन के स्टील या वो पर्टिकुलर मटेरियल आपका हार्ड है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस एबिलिटी जो है वो अगेंस्ट किसके, स्क्रैचिंग के, ये बेसिकली हार्डनेस कहलाती है। ठीक है, टफनेस मीन्स कि एक स्टील है, स्टील हमारे पास मौजूद है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फ़ौरन ही जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता। वो थोड़ी देर तक के तो लोड रेजिस्ट करता है, बैंड हो जाता है। बैंड होने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ब्रेक होता है। जब ब्रेक होता है तो मिसाल के तौर पर अगर शाफ्ट है उसको आप दोनों एंड से पकड़ के खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे जाके जो है उसका साइज़, लेट सपोज 10 mm की शाफ्ट है और आपने दोनों एंड से पकड़ के उसको खींचना शुरू किया दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेंटर पॉइंट से जाके जो है उसका डायर रिड्यूस होना शुरू होगा और होते होते एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएगा। यानी टूटने से पहले उस पर आगे कोन टाइप की शेप बन जाएगी। दैट्स मीन कि आपका मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, एबिलिटी जो है वो इलास्टिसिटी की, वो बेसिकली टफनेस कहलाती है। यानी किसी भी मटेरियल के अंदर जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है वो मटेरियल की टफनेस कहलाती है। डक्टिलिटी मींस ऐसे स्टील जिनके अंदर जो है वो सॉफ्ट हो। लेट सपोज मैं एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ कि एक तरफ जो है वो आपके पास टूल स्टील है, दूसरी तरफ आपके पास गोल्ड है, तो इन दोनों में से डक्टाइल ज़्यादा कौन सा है? तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो ज़्यादा डक्टाइल है, उसके अंदर मोल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी
परमिएबिलिटी जो है वो स्टील की निस्बत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात हमें स्टील के अंदर जो है वो हार्डनिंग का प्रोसेस करके जो है वो डक्टिलिटी इम्प्रूव करते हैं, ताकि उससे हम फिर उस मटेरियल को हम शेप चेंज कर सकें, फॉर्मिंग कर सकें और डिज़ायर रिजल्ट हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा ब्रिटलनेस का मतलब ये है कि एक मटेरियल जो है वो जब उस पर लोड अप्लाई किया जाता है तो वो टफनेस की तरह जो है वो पहले डिफॉर्म नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्रैक हो जाएगा। लेट सपोज अगर आप ग्लास को हिट करें तो ग्लास जो है वो क्रैक किसी भी पॉइंट से हो जाएगा और उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी का एविडेंस आपको नहीं मिलेगा, यानी मटेरियल कहीं से आपको खींचने के बाद नहीं टूटेगा, डायरेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली ब्रिटलनेस है। जैसे कि कुछ मटेरियल होते हैं जैसी ज़मीन पे गिरेंगे वो टूट जाते हैं। इसकी मैं आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो आपके कार्बाइड के कटर्स होते हैं वो और एचएसएस को अगर आप कंपेयर करें तो कार्बाइड के कटर जो हैं वो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। जैसे ही वो लेट सपोज आपके हाथ से छूटकर ज़मीन पर या फ्लोर पर या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कांटेक्ट करते हैं, गिरते हैं, तो वो फ़ौरन ब्रेक हो जाते हैं। जबकि ऐसे मटेरियल या ऐसे टूल्स जो एचएसएस के हैं तो उनके अंदर ब्रिटलनेस ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बाइड टूल्स। तो वो अगर गिर भी जाते हैं तो आप देखें उसकी फ्लूट्स वगैरह वो ब्रेक नहीं होते। ठीक है, तो आई थिंक कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हार्डनेस का, टफनेस का और ब्रिटलनेस का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं कि जनाब वो कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं जो मोल्ड डिज़ाइन के अंदर स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस तो होता है हार्डनिंग का यहाँ पर, और उसके बाद या तो हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं या एनीलिंग करते हैं या टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें पहले एनीलिंग है, देन नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। ठीक है, तो आपने ये कंसीडर करना है कि ये एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग जो है ये हार्डनिंग के बाद ही होती है। तो आइए देखते हैं एनीलिंग क्या है। एनीलिंग इज़ अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच ऑल्टर द माइक्रोस्ट्रक्चर sorry of a material to change the mechanical or electrical properties. Typically in steel, annealing is used to reduce hardness, ठीक है, increase ductility and help eliminate internal stresses। यानी जब भी हम अनिलिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर तक के भी आगे आ जाएगा, इस प्रोसेस को जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे तो जो भी आपका मटेरियल होगा उसके अंदर हार्डनेस जो है वो रिड्यूस होगी। इट्स मीन कि मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट स्क्रैचिंग वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आप स्क्रैच आउट कर सकते हैं, आप मशीनिंग कर सकते हैं। जितनी मटेरियल की हार्डनेस कम होगी उसको मशीनिंग करना उतना ही आसान होगा। ठीक है, इंक्रीज डक्टिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी एनेलिंग के प्रोसेस के बाद, और इंटरनल स्ट्रेसेस भी जो है वो एलिमिनेट होंगे। इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि जब भी आप मटेरियल को हार्ड करते हैं यानी हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस हो जाते हैं। इसको एक आसान एग्जांपल से समझ लें कि आप सर्दियों के दिनों में जो है वो जिम जाने के बाद जैसे ही आएँ, सर्दियों के दिनों में लेट सपोज अगर आप जिम जाने के बाद फ़ौरन ही ठंडे पानी से नहा लें तो आपके मसल्स जो हैं वो फुल जाएंगे, अकड़ जाएंगे, तो यानी उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर हम मटेरियल को एक सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाने के बाद जब हमें कूल डाउन करना होता है तो वो हम बहुत ही क्विकली करते हैं। तो उसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाते हैं जो कि एनीलिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और हार्डनेस और रिड्यूस होती है और डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। Annealing steel or any other metal involve heating it to a specific temperature and allowing it to cool at a specific rate। एनीलिंग के प्रोसेस में होता ही है कि आप एक सर्टेन डिग्री तक के जो है वो मटेरियल को जो है वो हीटअप करते हैं और उसके बाद आपने बहुत ही कंट्रोल मेथड से जो है वो मटेरियल को कूल डाउन करना होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेट के साथ आप उसको कूल डाउन करते हैं तो उसके अंदर जो है वो रिड्यूस हार्डनेस और इंक्रीज डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी पैदा होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग रिमूव्स इम्प्योरिटीज इन स्टील एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस and will increase the ductility. It happens by changing the size of grain, making it more uniform throughout the workpiece of steel। Normalizing भी हम कब करते हैं, जब हम हार्डनिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेसेस भी होते हैं, उसके अंदर ब्रिटलनेस भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे अगेन आपकी डक्टिलिटी जो है वो इलास्टिसिटी मटेरियल के अंदर जो है वो आ जाती है और
स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो भी इम्प्रूव होती है। यानी ओवरऑल जो भी चेंजिंग आया होता है हार्डनेस के प्रोसेस के थ्रू, यानी हार्डनेस के प्रोसेस में क्या होता है कि आप मटेरियल को एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर तक के हीटअप करते हैं और फौरन ठंडा करते हैं। फौरन ठंडा करने के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसके लिए फिर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर द स्टील इज फर्स्ट हीटेड अप टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देन कूल बाय एयर। इसमें सिंपल डिफरेंस क्या है कि एनीलिंग के अंदर हम स्पेसिफिक रेट के साथ कूल करते हैं, जबकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है वो हम मटेरियल को हीटेड करने के बाद जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर या आपका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसके अंदर कूल डाउन करना है। इन एडिशन नॉर्मलाइजिंग हेल्प रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस, जैसे कि मैंने बताया कि हार्डनिंग के बाद जो है स्ट्रेसेस आ जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इंड्यूस बाय सच ऑपरेशन एज फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग। ये वो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से आपके मटेरियल के अंदर जो है वो स्ट्रेसेस आ जाते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो है वो उनके अंदर एक स्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा हार्डनिंग का प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है। सो हार्डनिंग इज अ मेटलर्जिकल मेटल वर्किंग प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल। हार्डनेस मैंने बताया था कि बेसिकली एबिलिटी है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, जो मटेरियल की स्क्रैचिंग है। लेट सपोज आप उसे मशीनिंग करते हैं तो उसके अगेंस्ट मटेरियल रेजिस्ट करता है, वो एबिलिटी जो है वो बेसिकली हार्डनिंग है। ठीक है। और मोल्ड मेकिंग के अंदर जो है वो हमें एक सर्टेन हार्डनेस चाहिए होती है ताकि हमारे जो मोल्डिंग इंसर्ट्स हैं या मोल्डिंग मटेरियल है वो वेयर ऑफ ना हो और उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। द हार्डर मेटल विल हैव अ हायर रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देन अ लेस हार्ड मेटल। ठीक है। हार्डर मेटल जो है उसके अंदर लेस जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक शीट ऑफ स्टील है, ठीक है, लेट सपोज उसकी 2 mm 3 mm थिकनेस है। आपने एक सर्टेन पॉइंट पर जो है वो फोर्स लगाई और उसे बैंड करना शुरू किया। ठीक है। बैंड करने के बाद एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर स्प्रिंग बैक की। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक सर्टेन एंगल तक के जो है वो उसको बैंड किया। बैंड करने के बाद मटेरियल जो है वो दोबारा स्प्रिंग बैक करेगा, यानी थोड़ा सा अमाउंट जो है वो टिल्ट करेगा और वापस अपनी एक्चुअल लोकेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी तरीके से वो अपनी एक्चुअल लोकेशन पर नहीं जाएगा। यानी वापस इन्वर्स होने में वो जहां पर रुक जाएगा जिस भी पॉइंट पर, वो बेसिकली उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा मटेरियल हार्ड होगा उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी। ठीक है। The main objective of hardening the machine component made structural steel of Paleolithic class is to develop high yield strength with good toughness and ductility so that higher working stresses are allowed। ठीक है। ये वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो गुड टफनेस या डक्टिलिटी जो है वो थ्रू हार्डनेस के थ्रू होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर मटेरियल से आप किस तरह की वर्किंग लेना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका मैकेनिकल वर्क क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और उस फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट में उस मटेरियल के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। Quenching improve a metal performance by rapid cooling the heat metal, thereby altering its molecular structure and increasing its hardness। ठीक है। हार्डनिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मटेरियल को एक सर्टेन डिग्री तक के हीट अप करते हैं, उसके बाद आप फौरन ही उसको कूल डाउन कर देते हैं, या तो वाटर में करते हैं या ऑयल में करते हैं फौरन। ये प्रोसेस जो है यानी आप ऑयल के अंदर डिपिंग या पानी के अंदर डिपिंग जो है ये बेसिकली क्विंचिंग कहलाता है। इसके अंदर इस प्रोसेस के थ्रू या इस स्टेप के थ्रू जो है वो आपके मटेरियल के अंदर हार्डनेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बाद में उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और लेट सपोज अगर आपने एक मटेरियल को हार्ड कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, अब आपने उस पर कोई मशीनिंग करनी है तो जाहिर सी बात है मशीनिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी हार्ड मटेरियल के ऊपर। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एनीलिंग करते हैं यानी सॉफ्टनिंग करते हैं। मटेरियल सॉफ्ट करने के बाद मशीनिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। फिर अगेन उसको आप हार्डनिंग और नॉर्मलाइज करके जो है वो फाइनली उसके अंदर वो प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। लास्ट जो है वो हमारे पास
टेम्परिंग है, टेम्परिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट टेक्निक अप्लाइड टू फेरस ऑयलाइज सच एज स्टील और कास्ट आयरन। कास्ट आयरन और स्टील के लिए है, यानी फेरस ऑयलाइज के लिए, टू अचीव ग्रेटर टफनेस। टफनेस मैंने आपको बताया था कि टेम्परिंग कब करते हैं, जब आपको टफनेस इंक्रीज करनी होती है ऐसे कंपोनेंट के अंदर जहां पर आपको टफनेस रिक्वायर्ड है, वहां पर आप हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करते हैं बाय डिक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ द ऑयल। यानी जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हार्डनेस का प्रोसेस किया, अब जो है वो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, उसके अंदर ब्रिटलनेस है, लेस डक्टाइल है, तो अब आप उसमें जो है वो उसकी टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए अगेन आप हीटअप करेंगे और फिर उसको कूल डाउन करेंगे। किस तरीके से करेंगे? The reduction in hardness is usually accompanied by an increasing in ductility। ये मैंने आपको बताया कि ductility improve होती है, thereby decreasing the brittleness of the metal। यानी आपने हार्डनिंग का प्रोसेस कर लिया, अब जाहिर सी बात आपका मटेरियल हार्ड है, ब्रिटलनेस है उसके अंदर, तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर आप बेसिकली टेम्परिंग का प्रोसेस करते हैं। टेम्परिंग के प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परिंग इज कॉमनली परफॉर्म और आफ्टर हार्डनिंग टू रिड्यूस एक्सेस हार्डनेस। ठीक है, जो एक्सेस हार्डनेस हो जाएगी उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? टेम्परिंग करते हैं। सिंस अनटेम्पर्ड स्टील इज वेरी हार्ड येट टू ब्रिटल। अगर आप टेम्परिंग नहीं करेंगे तो आपका जो स्टील है वो ब्रिटल होगा, ब्रिटलनेस उसकी ज़्यादा होगी, वो क्रैक कर सकता है किसी भी फोर्स लगने पर या फोर्स अप्लाई होने पर। फॉर मोस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टेम्परिंग कैन चेंज द डक्टिलिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड टफनेस। ठीक है, तो इसको सम अप करते हैं। मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ कि हार्डनेस के अंदर अब एक सर्टेन डिग्री तक के हीटअप करने के बाद फौरन ही रैपिडली उसको कूल डाउन करते हैं थ्रू ऑयल या वाटर, जबकि और उसके बाद आपने या तो टेम्परिंग करनी होती है या नॉर्मलाइजिंग करनी होती है। और अगर आपने उस हार्ड मटेरियल को मशीनिंग के लिए यूज़ करना है, स्पेसिफिकली मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फिर आप उसको सॉफ्ट करेंगे। अगर आपने उस पर एक्सेस मशीनिंग करनी है तो अनीलिंग करेंगे। तो अनीलिंग के प्रोसेस में क्या होगा? हार्डनिंग की तरह फॉरन रैपिडली आप कूल डाउन नहीं करेंगे, बहुत ही कंट्रोल रेट के साथ जो है वो उसको कूल डाउन करेंगे। नॉर्मलाइजिंग सिंपल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए होता है। तो नॉर्मलाइजिंग में आप सिंपल एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर या जो भी स्पेस के अंदर, रूम के अंदर, रूम टेम्परेचर के अंदर कूल डाउन करते हैं एक सर्टेन डिग्री के बाद। और टेम्परिंग के अंदर आप नॉर्मली जो आपकी वैक्यूम फर्नेस है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि उस फर्नेस के अंदर ही आप मटेरियल को कूल डाउन होने देते हैं। ठीक है, तो कूलिंग के मेथड जो है वो चारों के डिफरेंट हैं, उससे जो है वो डिफरेंट रिजल्ट निकलते हैं। और जो टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग और हार्डनेस के लिए जो है वो मटेरियल के लिए जो सिलेक्शन ऑफ टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।